हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन प्रोडक्शन थ्रू माइक्रोबायोलॉजी। तो वैक्सीन का प्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वो हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। वो उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, माइक्रोस्कोप। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो हम उसे माइक्रोस्कोप से उन्हें देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है उनका, वो बहुत छोटे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप से होते हैं, एक होता है गुड ऑर्गेनिजम्स, एक होता है ऑर्गेनिजम्स। जो गुड माइक्रो होते हैं वो हमारे लिए, एनिमल्स, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो हार्मफुल नहीं। और दूसरे होते हैं बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं हमारे ह्यूमंस बॉडी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और वो इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो वो डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सब एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो होती हैं बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ये हार्मफुल होती है हमारे लिए। और अब हम देखते हैं कि इसमें हम एक बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का देखते हैं एग्जाम्पल। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, या प्लांट्स में, एनिमल्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। और ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है इनका, माइक्रोस्कोप से ही हम इन्हें देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं या कोई भी इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए एक एंटीबायोटिक होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक होता है, उसको किल करने के लिए, उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एक एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया या वायरस को बैक्टीरिया को चेस कर रहा है, उसको पकड़ रहा है। और इस डायग्राम में कि उसने उस बैक्टीरिया को पकड़ लिया और उसे मार रहा है। तो जो बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक से किल हो सकता है। और ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि वो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे इन्फेक्शन, जो भी है इन्फेक्शन, उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बोलते हैं। जो कि एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बोला जाता है। जो अब हम देखते हैं वायरसेस। वायरसेस बहुत छोटी होती हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। वायरसेस बहुत छोटे होते हैं और ये जो होते हैं कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होगा? हमारा डीएनए, आरएनए। डीएनए और आरएनए के कलेक्शंस होते हैं। और ये जो वायरस होते हैं ये प्रोटीन कोड से सराउंडेड होते हैं और ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर वो सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, हमारे आसपास प्रेजेंट, वो रेप्लिकेट वहाँ नहीं कर पाएंगे। अगर लेकिन उन्हें एक होस्ट बॉडी मिल गया तो वो उसके अंदर जाके वो रेप्लिकेट आसानी से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उस होस्ट सेल में और उस होस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो होस्ट में जाएंगे और उसे वहाँ डिवाइड करेंगे, उसे वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेंगे और वहाँ पे वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाएंगे उस पार्ट में या उस होस्ट को पूरा तरह से इन्फेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे किल कर देते हैं। वायरसेस जो हैं वो एंटीबायोटिक से किल नहीं होते हैं, जैसे कोल्ड, फ्लू। और इस डायग्राम में यही बताया गया है कि जो वायरस होते हैं वो ट्रीट नहीं हो सकते। वायरल इन्फेक्शन जो एंटीबायोटिक ट्रीट नहीं कर पाते हैं वायरल इन्फेक्शन को। और अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इम्यूनोजेनिसिटी, पहले इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनो
या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की एबिलिटी होती है इनमें। फिर एंटीजेनेसिटी, दूसरा एंटीजेनेसिटी, एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, एंटीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है इनमें। थर्ड, पैथोजेनेसिटी, कि पैथोजेनेसिटी का मतलब ये होता है कि वो पैथोजन होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है उनमें, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें डिसीज़ कॉज करने की एबिलिटी होती है, तो पैथोजेनेसिटी। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इम्यूनोजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी एंड पैथोजेनेसिटी। जो अब इससे हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी बॉडी को वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जितने भी सारे तरह के उनसे हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी बॉडी को। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन बनाए जाते हैं। वैक्सीन क्या होती हैं? वैक्सीन जो होता है वो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। वैक्सीन जो होता है डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो आपको सुन के ये प्राउड होगा कि हमारे इंडिया में 65% वैक्सीन जो होता है हमारे इंडिया में ही बनाया जाता है। बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले 65% हमारे इंडिया में बनाया जाता है। तो जो वैक्सीन होता है उससे वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो वैक्सीन क्या होता है हम देखते हैं कि वैक्सीन जो होता है ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट। एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन दिया जाता है। तो जो वैक्सीन जो है हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और वैक्सीन जो होता है वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो उसके अगेंस्ट जो भी इन्फेक्शन है उसको अगर या फिर जो आने वाला इन्फेक्शन है या फिर जो बाद में कॉज होने वाला, क्या हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पोलियो या फिर इंजेक्शन से वैक्सीन दी जाती हैं जो अभी उनको उनमें इन्फेक्शन नहीं है उसके अगेंस्ट भी उनको वैक्सीन दी जाती है ताकि जब वो इन्फेक्शन दोबारा हो उनमें या फिर कभी हो आगे जाके तो वो उनमें प्रोटेक्ट हो सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके उस इन्फेक्शन से। तो इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक इंजेक्शन है वो बोल रहा है आई एम सॉरी गाइस। वो किसको सॉरी बोल रहा है? जो इंजेक्शन जो है जिसको लग रहा है उसको सॉरी बोल रहा है, और जिसके अगेंस्ट लग रहा है, जिस इन्फेक्शन या जिस बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट लग रहा है उनको वो सॉरी बोल रहा है कि मैं आपको किल करने वाला हूँ। और जिस पर्सन को लग रहा है उसको सॉरी बोल रहा है क्योंकि वो जब उसको लगेगा तो उसको पेन होगा, इसलिए वो उसे सॉरी बोल रहा है। वैक्सीन जो होती हैं बहुत सारे फॉर्म्स में, पोलियो जैसे ड्रॉप्स के फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में हमें पिलाई जाती हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हमें लगाई जाती हैं, और टेबलेट्स भी हमें खिलाई जाती हैं वैक्सीन्स के। तो छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि बहुत वैक्सीन छोटे बच्चों को दी जाती है हर एक महीने में। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैक्सीन्स कम होती जाती हैं। तो ये वैक्सीन से हम इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैक्सीन्स फ्रॉम वेयर वी गेट वैक्सीन्स हमें कहाँ से मिलती हैं। तो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमें वैक्सीन्स मिलती हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम वीक कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, और जो कि पैथोजन कॉज ना करें, पैथोजेनेसिटी उनमें से ख़त्म हो जाती है। तो वैक्सीन की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी। वैक्सीन जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है या शो करता है हमारी बॉडी में, और एंटीजेनेसिटी जो कि एंटीजन प्रोड्यूस करता है। इसमें पैथोजेनेसिटी नहीं होती है क्योंकि इनएक्टिव हो जाता। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम वैक्सीन बनाते समय माइक्रोब से इस पैथोजेनेसिटी प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज ना करे या फिर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। तो हमारा सबसे पहला है वैक्सीन हम कहाँ से मिलता है? वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम वीक कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि उनमें पैथोजन वो हार्मफुल इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी उनमें ना रहे। दूसरा हमारा किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल कर देते हैं पूरी तरह से, ताकि वो जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराए जाएँ तो वो सिर्फ एंटीबॉडीज़ वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें उस इन्फेक्शन से, न कि वो इन्फेक्शन कॉज करें। तो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी वैक्सीन हम प्रोड्यूस। माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो टॉक्सिक होती है, जो जैसे कि विनोम,
वो भी एक वैक्सीन होती है, पर उसमें से हम पैथोजेनिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको हम रिमूव कर देते हैं। सरफेस प्रोटीन, प्रोटीन्स भी जो होती हैं, सरफेस प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट, वो भी वैक्सीन की तरह ही काम करता है। तो हमने देख लिया कहाँ से वैक्सीन हमें मिलती है। अब हम देखते हैं कि वैक्सीन वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। तो जैसे हमारी बॉडी में वैक्सीन अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले जो होता है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी एक्वायर कर लेती है। इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर होती है हमारी बॉडी की, रेजिस्टेंस पावर, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है हमारी बॉडी की, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि हमको हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ये दो टाइप्स के होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो कि हमें बर्थ से ही मिलता है, जो कि हमें अपनी मदर की बॉडी से मिलता है, वो इम्यूनिटी जो है इनेट इम्यूनिटी कहलाती है, जो कि हमें बर्थ से मिलता है और थ्रू आउट लाइफ हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो हम सराउंडिंग से या जब एंटीजन हमारी बॉडी में एक्सपोज होता है तो हम उसे एक्वायर करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी एक्वायर करती है। फिर बॉडी में जैसे वैक्सीन जैसे ही हमारी बॉडी में गया तो बी सेल्स को पता चल गया कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ आया है, तो इंजेक्ट किया गया है, तो बी सेल्स को पता चल गया। अब बी सेल्स क्या करता है, बी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले देख लिया कि हमारा वैक्सीन दिया गया, वैक्सीन क्या है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बी सेल्स को पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं जो भी डेड एक्टिव हो, तो वो आते हैं। और बी सेल्स जो होते हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स, दो टाइप्स का होता है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, जो भी वैक्सीन्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स को वो किल कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है प्लाज्मा सेल्स। और जो मेमोरी सेल्स होता है वो जो पहली बार हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट मेमोरी बना के रख लेता है, उसको रिमेंबर करके रख लेता है कि जब ये इन्फेक्शन दोबारा हो तो सारी प्रोसेस के फिर से बी सेल्स रिकॉग्नाइज करें, इम्यूनिटी जनरेट हो, प्लाज्मा से, ये सब नहीं होगा। जब दोबारा इन्फेक्शन होगा तो डायरेक्ट मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये इन्फेक्शन तो हमारी बॉडी में पहले आ चुका है, तो वो डायरेक्ट उसे जाके देंगे। तो ये हो गया हमारा वैक्सीन कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन बनाने में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस भी एक आरएनए वायरस है, जो कि उसमें आरएनए है, वो भी जो अगर बाहर सराउंडिंग प्रेजेंट है तो वो रेप्लिकेट या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है जब तक कि उसे होस्ट सेल नहीं मिलता। होस्ट सेल में ही जाके वो मल्टीप्लाई या कॉपीज अपनी बनाती है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो सबसे पहले है सेल कल्चर। सेल कल्चर, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर इन्फेक्टेड बॉडी है जिसमें एक इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ से हम सेल्स को आइसोलेट करेंगे और फिर उसे न्यूट्रिएंट अगार मीडियम पे कल्चर कराएंगे। कल्चर न्यूट्रिएंट अगार मीडियम मतलब कि जो हमारा सेल्स है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ग्रो करने के लिए। तो कल्चर कराएं हमने, कल्चर ये हमारा फर्स्ट जो है वो कल्चर है हमारा, कि सेल कल्चर है, वो कल्चर हो गया हमारे सेल्स और ये हमारा वायरस। अब सेल कल्चर हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है हमारा प्यूरिफिकेशन। अब हमारा जो सेल कल्चर हुआ है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़, डिस्ट्रॉयड सेल्स या किल्ड सेल्स भी प्रेजेंट हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको प्यूरिफाई करेंगे। सबसे पहले हम उनकी इम्प्यूरिटीज़ को प्यूरिफाई करेंगे, हटाएंगे उसे, और हमें प्योर कल्चर की ज़रूरत है तो हम उसे प्यूरिफाई करेंगे। तो हम पहले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इमेज है उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं या फिर सेल्स हैं, और दूसरे में बहुत कम, एक पाया गया, क्योंकि वो हमारा जो पहला वाला था उसमें इम्प्यूरिटी, स्किल्ड और जो भी डिस्ट्रॉयड सेल्स सब प्रेजेंट थे, और दूसरा हम उसके प्यूरिफाई करके हमें प्यूरिफाइड कल्चर मिल गया। थर्ड हमारा इनएक्टिवेशन। जो हमें वायरस या सेल्स मिले हैं, कल्चर मिला है, उसमें क्या होता है, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं।
इम्यूनोजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी और पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी जो डिसीज़ कॉज करेगा कि हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमको वैक्सीन बनाना है। तो वैक्सीन में तो बस दो ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इम्यूनोजेनेसिटी और एंटीजेनेसिटी। तो उसमें से हमें पैथोजेनेसिटी वाली प्रॉपर्टी को हटानी पड़ेगी। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसमें से जो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, उस कंपोनेंट को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे या फिर एलिमिनेट कर देंगे। तो हम पहले इसमें देख सकते हैं कि जो ये हमारा इसमें येलो कलर्स के कुछ कंपोनेंट्स पाए गए हैं, वो पैथोजन या फिर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी है उसमें, पर हम उसे इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट करने के बाद हमें दूसरा डायग्राम इमेज जो मिलता है वो है उसमें, वो हमारा वैक्सीन है। उसमें से जो पैथोजेनिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो हट गई है। तो ये हो गया हमारा इनएक्टिवेट करना। फिर हमारा फोर्थ आता है फॉर्मुलेशन। तो वैक्सीन तो हमारी बन गई। अब पहले क्या होता था कि एक वैक्सीन जो हो एक ही इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता था, लेकिन अभी जो एक वैक्सीन होता है 2-3 इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, वो वैक्सीन है, अब उसे हम जो है अपनी बॉडी में जो इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो तो वो इन्फेक्शन कॉज ना करे और उस जो इन्फेक्शन है उसे जाके किल कर दे। तो हम उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम एक या एक से ज़्यादा इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब हम रेजिस्टेंस हो गया हमारा। अब इसमें हम स्टेबलाइज़र और प्रिजर्वेटिव डालेंगे कि वैक्सीन जो हमारा स्टेबल रहे। अगर वो स्टेबल नहीं रहा तो वो अगर अनस्टेबल हो तो हमारी वैक्सीन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। और प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी, प्रिजर्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइज़र डालेंगे हम स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और प्रिजर्व करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैच रिलीज़। तो हमारा जो वैक्सीन है वो वैक्सीन हमारा बन गया, उसमें हम स्टेबलाइज़र प्रिजर्वेटिव भी डाल दिए, उसको रेजिस्टेंस भी बना दिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा वैक्सीन तो बन गया, अब हम उसे डिफरेंट बैचेस में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे बैचेस में, और उसमें हम टेस्ट करेंगे कि वो वैक्सीन जो है वो हार्मफुल तो नहीं है, उसमें जो क्वालिटी है हमारी क्वालिटी सही है कि नहीं है उस वैक्सीन की। सारे वैक्सीन की क्वालिटी चेकअप होगी। तो जो जिस वैक्सीन में क्वालिटी सही नहीं पाई जाएगी या क्वालिटी जिसमें ख़राब क्वालिटी रहेगी या जो यूज़फुल नहीं है उतना, उस वैक्सीन को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा बैच रिलीज़। अब नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा बैच चेक भी हो गया वैक्सीन का। जो हमारा कोविड-19 का वैक्सीन जो बना था उसकी वो बन गया था जब उसकी टेस्टिंग की गई एनिमल्स पे, तो वो जो था हमारा वैक्सीन जो था वो यूज़फुल नहीं था, तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर दोबारा वैक्सीन बनाई जा रही है। तो ह्यूमंस पे अप्लाई करने से पहले उसकी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है कि वो यूज़फुल है कि नहीं है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हमारा आता है पैकेजिंग या फिर शिपिंग। तो पैकेजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन शिपिंग बहुत पूरे वर्ल्ड के थ्रू शिप करना। तो वैक्सीन हमारा पैक हो गया है, पैक करेंगे हम वैक्सीन को और शिप करेंगे। तो वैक्सीन हर एक चीज़ों के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, किस टेम्परेचर पे हम उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर दिया गया तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो वैक्सीन को हम -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, शिप करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में शिप करेंगे। तो ये हो गई हमारी वैक्सीन का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू। थैंक यू।